Good evening, everybody. Good evening, everyone. This is Kunal Mandhania, your faculty for CA Inter Law and CA Inter Audit, and I welcome you all to Unacademy, India's biggest and largest learning platform. I also welcome you all to my audit marathon revisions, जहां बच्चों हर दिन हम कोई ना कोई टॉपिक पे रिवीजन करते हैं, एंड उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए बच्चों आज हम रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है बैंक ऑडिट. यस एवरीबॉडी. सो बैंक ऑडिट, ठीक है, में ऑब्वियस सी बात है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. ये सेशन देखने के बाद बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है बैंक ऑडिट के वो अच्छे से आपके हो जाएंगे. यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों बैंक ऑडिट के वो अच्छे से आपके हो जाएंगे. राइट? तो जो भी स्टूडेंट्स को बैंक ऑडिट की प्रिपरेशन करना है, मेरे ये लेक्चर के देखने के साथ साथ आप अपने रिस्पेक्टिव नोट्स यूज कर सकते हैं, आप आईसीआई का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, एंड बच्चों वो कर लो, ठीक है, एंड उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. बच्चों आपका बैंक ऑडिट टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. राइट? तो शुरू करते हैं अपना बैंक ऑडिट का टॉपिक. उसके पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ बातें मैं आपको मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में बता दूं बच्चों, एंड देन फिर हम ये अपना अमेजिंग मैराथन सेशन कंटिन्यू करेंगे. राइट? सो दिस इज कुणाल मंधानिया, योर फैकल्टी फॉर सीए इंटर लॉ एंड सीए इंटर ऑडिट. 2011 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं. बच्चों 2011 से मैंने अभी तक 20,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं. ऑडिट में माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एज हाई एज यू कैन से 87 मार्क्स, एंड लॉ में बच्चों दे हैव स्कोर एज हाई एज 90 मार्क्स, एंड 80 प्लस तो बहुत सारे बच्चों को मिले हैं. राइट एवरीबॉडी? यस. तो आगे बढ़ने के पहले दो तीन बातों का ध्यान रखें. जिन स्टूडेंट्स ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए ऐसे कई सारे फ्री सेशंस और इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आता है बच्चों यूट्यूब पे. तो अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया होगा जाके लाइक कर लेना. नंबर 1, लाइक, वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हाँ जी. नंबर 2, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे कई सारे फ्री सेशंस हम लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी लेते हैं. राइट? जैसे मैं जो भी मैराथन्स लेता हूं नेक्स्ट डे उसका लर्निंग ऐप पे सुबह 10 बजे बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट, इनकरेक्ट और एमसीक्यूज. राइट एवरीबॉडी? इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए, ठीक है, हम लोग आज मैराथन ले रहे बैंक ऑडिट का, उसके करेक्ट, इनकरेक्ट और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे बच्चों. बट कब? कल नहीं. कल एक दिन मैंने ब्रेक लिया हुआ है. कल मेरे बच्चों मोस्टली कोई भी सेशंस नहीं है, बट डे आफ्टर टुमारो 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे हम लोग बैंक ऑडिट पे करेक्ट, इनकरेक्ट और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. कहां पे सर? ये होगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपने अभी डाउनलोड नहीं किया बच्चों, जाके डाउनलोड कर लेना. इट्स अ फ्री ऐप. आप डाउनलोड करके गोल डाल दो सीए इंटर, और फिर मेरा कोड यूज कर लो. मेरा कोड है KUNAL कुणाल. मेरे कोड से बच्चों आप ना सिर्फ मेरे बल्कि अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर के कोई भी फ्री लेक्चर देख सकते हैं. राइट? यू कैन ऑल्सो गो फॉर, अच्छा, अनअकैडमी में मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है बच्चों, अनअकैडमी के ओनरशिप पे है. इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप स्कैनर यूज करोगे तो आप जा सकते हो उस टेलीग्राम चैनल पे, जाके उसे ज्वाइन कर लेना. बिकॉज मैं जो भी सेशंस लेता हूं बच्चों इसके नोट्स यहां प्रोवाइड करता हूं. राइट एवरीबॉडी? अनअकैडमी में आप रेगुलर क्लासेस भी कर सकते हो थ्रू प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सर यहाँ फायदा क्या है? अनअकैडमी में बहुत रीजनेबल प्राइस में आप प्राइसेस देख सकते हो बच्चों. बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको 8 सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं. हर सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज हैं. आप यहाँ लाइव लेक्चर्स कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर सकते हो, टीचर से लाइव डाउट पूछ सकते हो, बात कर सकते हो एजुकेटर से. और यहाँ बच्चों व्यूज की कोई लिमिट नहीं है. जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा तब तक, ठीक है, आपको जितने बार जिसके वीडियोस देखने हैं आप देख सकते हो. राइट? सर ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? प्लस इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है बच्चों, 34,000 रुपीज के आसपास फीस है 12 मंथ की. बट बच्चों फीचर्स भी बहुत सारे हैं. आइकॉनिक टेक यूर प्रिपरेशन टू ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल. क्यों? प्लस के तो सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल है. प्लस यहाँ पे आपका एक कोच अपॉइंट होता है जो स्टडी प्लानर बना के रहता है, आपके प्लान को रिव्यू करता है, आपको यहाँ पर्सनल नोट्स मिलते हैं और कई सारे प्रिविलेजेस होते हैं बच्चों, कई सारे एक्सपर्ट के सेशंस होते हैं यहाँ पे.
So if money is not an issue, you can definitely go for iconic subscription. You should go for iconic subscription. And पैसा छोटा मोटा इश्यू है तो you can definitely go for plus subscription बच्चों. Last but not least, देखिए जब भी अनअकैडमी कोई सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड यूज करो KUNAL कुणाल. इससे आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स है वो मिल जाएंगे दोस्तों. ओके एवरीबॉडी, तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया. अब विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद बैंक ऑडिट एवरीवन. लेट अस स्टार्ट विद बैंक ऑडिट एवरीवन. अरे चलो, कुछ लोग मेरा बर्थडे मना रहे हैं जबकि मेरा बर्थडे नहीं है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग हर्षा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. यस 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 यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यार चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, मेरा इस्तकबाल. सभी को शुरू करते हैं बच्चों अपना सेशन. शुरू करते हैं बच्चों अपना सेशन. जस्ट अ मोमेंट. परफेक्ट. एक सेकंड. थैंक यू मेरा बर्थडे मनाने के लिए, बट मेरा बर्थडे अभी नहीं आता बच्चों, जून में आता है. जून में आता है, बट थैंक यू एनीवेज. थैंक यू एनीवेज. ये किसने बना, पता नहीं ये कौन है, ये कौन ऐसी अफवाहें फैलाता है. हाँ जी एवरीवन. अच्छा, मैंने नया ड्रेस पहना है आज अनअकैडमी का. टी शर्ट वाला जो आया है इसलिए बर्थडे विश कर रहे होंगे. यस. चलो तो बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, एक बैंक पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं. आई रिपीट, एक बैंक पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. सीए फाइनल में पहले बैंक ऑडिट जब आता था बच्चों, इंटर में तो बाद में आया. सीए फाइल में जब पहले बैंक ऑडिट था, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है. तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए. तो याद रखना है कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है बैंक को. इसको याद करने के लिए बच्चों मैंने एक मस्त वाला निमोनिक दिया है. निमोनिक इज प्रिस्क्राइब. लॉज क्या होते हैं, हमेशा प्रिस्क्राइब होते हैं ना. तो 2 P है, RE है, S 3 है, C 2 है, RIB2E. प्रिस्क्राइब. तो सर 2 P है. पहले P से क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. मनी लॉन्ड्रिंग. एंड दूसरे P से है पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट. एग्जैक्टली, जिसके तहत बहुत सारे पेमेंट बैंक बने अपने. फिर RE से है सर अपने रीजनल रूरल बैंक. फिर S 3 है, ये SS से है सरफेजी एक्ट. इसका नाम याद करना बच्चों, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट. राइट. दूसरे S से है SBI एक्ट, जो SBI बैंक पे एप्लीकेबल है ऑफ कोर्स. तीसरे S से है बच्चों SBI सब्सिडरी बैंक एक्ट. सो प्रिस्क्राइब में P 2 थे. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपने देखा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट देखा आपने. REC था रीजनल रूरल बैंक एक्ट. S 3 थे सरफेजी एक्ट, SBI एक्ट, SBI सब्सिडरी एक्ट. C 2 है, एक है कंपनीज एक्ट और एक है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट. राइट. जिससे आपके क्रेडिट स्कोर्स वगैरह गिनना शुरू हुआ. फिर R से क्या है सर, R से है RBI एक्ट. फिर नेक्स्ट I से है IT एक्ट. लास्ट 2 बीच बचे. पहले B से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड दूसरे B से है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट 1970-1980. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो ये निमोनिक याद करना. ये निमोनिक से शॉर्टकट. ठीक है. पूरे एक्ट्स याद कर लो और आगे बढ़ना. राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू कंडक्टिंग बैंक ऑडिट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रॉडली एक्सप्लेन स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बैंक ऑडिट. अगर बोलता है स्टेप टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बैंक ऑडिट, ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों ये चार्ट जो है वो आपके बहुत काम आएगा. बैंक ऑडिट 5 स्टेजेस में होता है बच्चों. फर्स्ट है इनिशियल कंसिडरेशन. जैसे होता है ना अपना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वैसे यहां पे होता है बच्चों इनिशियल कंसिडरेशंस. नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग बैंक एनवायरमेंट. जैसे हम लोग नॉर्मल एंटिटी का भी ऑडिट करते हैं बच्चों, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का हमारा पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. तो यहां पे भी यू हैव टू अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. फिर सर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं. यहां पे बच्चों आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? उसके बाद प्लानिंग करके आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा. यहां पे भी वो करना पड़ेगा. एंड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी. यहां पे भी बच्चों आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी. राइट. 5 मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं.
इनिशियल कंसिडरेशन, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में बच्चों सब कुछ अपने समान ही है। यहां पे भी आपको एसे 210 के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने पड़ेंगे, यहां पे भी आपको एसे 220 के हिसाब से क्लाइंट कंटिन्यूअस रिलेशनशिप चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां पे प्रीवियस ऑर्डर से आपको बात करनी पड़ेगी, यहां पे भी आपको एंगेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी, सब कुछ सेम है। एडिशनल पॉइंट क्या है बच्चों? एडिशनल पॉइंट है यहां पे आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, इसे बोलते हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस देना पड़ता है कि इस बैंक जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, एम आई इंडेक्टेड टू देम? बेसिकली यू शुड नॉट बी इंडेक्टेड टू देम। आपने कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए इस बैंक से, और कोई लिया है तो भी आपको यहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट? देन लेट देम डिसाइड कि आपको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। तो सर बैंक ऑडिट में और हमारे नॉर्मल ऑडिट में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज सब सेम है, ठीक है। हमारे नॉर्मल ऑडिट पे भी हमको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना पड़ता है, क्लाइंट कंटिन्यूअस रिलेशनशिप चेक करना पड़ता है, टीम अपॉइंट करना पड़ता है। यहां पे भी आपको ये तीनों केसेस करने होते हैं बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या करना है हमको? अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों यहां पे हमको एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस लिखना है। हर्षा प्लीज शेयर योर ऑडिट मैराथन शेड्यूल। हर्षा आई एम नॉट मेड एनी शेड्यूल, मैं सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज कर रहा हूं। 4 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं, मैं चैप्टर में 1 रिवाइज कर चुका हूं आपके लिए, 2 रिवाइज कर चुका हूं आपके लिए, ठीक है। फिर आपका 3 बाकी है मेरा, 4 बाकी है मेरा, 5 7 कर चुका हूं, 6 8 अभी आगे करने वाला हूं ट्यूसडे को, थर्सडे को। तो मैं लाइन से सारे चैप्टर्स रिवाइज करते जा रहा हूं। फिर भी आप लोग बोलते तो यार एक शेड्यूल बनवा दूंगा मैं, बट शेड्यूल नहीं है, हर चैप्टर में रिवाइज करते जा रहा हूं। 4 दिन 5 दिन हो गए मुझे, अब हर चैप्टर लाइन से मैं रिवाइज करते जाऊंगा। फिर भी इफ यू वांट शेड्यूल तो आप लोग के लिए मैं शेड्यूल दे दूंगा, राइट? नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। तो सर बैंक को और उसके एनवायरमेंट को समझने के लिए आपको बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना पड़ेगा, उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी वगैरह आपको समझना पड़ेगा, राइट? रिस्क असेसमेंट में यहां पे भी आपका ऐसे 315 एप्लीकेबल होगा, ऐसे 315 के हिसाब से यहां पे भी आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको यह भी चेक करना पड़ेगा क्या बैंक ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बनाया है विद इन द एंटिटी, राइट? ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन में आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। प्रोसीजर परफॉर्म करते करते आपको मटेरियलिटी भी असेस करते रहनी पड़ेंगी, ओके, ठीक है। बेटा टेलीग्राम का लिंक कोई रॉन्ग नहीं है, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है वो स्क्रीनशॉट को यूज करके हर्षा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा मेरा लिंक। दिस इज नॉट पॉसिबल कि लिंक रॉन्ग हो, कई स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं वो लिंक के थ्रू, ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं यार प्लीज कोई लिंक शेयर कर दो, ठीक है, प्लीज कोई लिंक शेयर कर दो हर्षा को, हर्षा इज फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दो, दिस विल बी परफेक्ट। नाउ बच्चों रिपोर्टिंग की बात करते हैं। सी बैंक में जो नॉर्मल चीजों पे आपको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारे नॉर्मल ऑडिट में बच्चों कारो होता है ना, कारो, ठीक है, बैंक्स के लिए होता है LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, राइट। LFAR हम लोग इश्यू करते हैं 30 जून तक। साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चनर होते हैं जो आरबीआई के साइड से क्वेश्चनर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, कितना उन्होंने एसएलआर में कन्वर्ट किया, कितना बैंक का अभी कैपिटल है, कितना लिक्विडिटी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। उन क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, ठीक है, एज अ ऑडिटर आपको ये आंसर करने पड़ते हैं, और इसे बोलते हैं बच्चों LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, राइट। कब तक देना है याद रखना, 30 जून तक बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब तक देना है, ठीक है, 30 जून तक बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो सर स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है ये सुन लो, ठीक है। क्या बैंक स्ट्रेस मैनेज कर पाएगा, क्या बैंक स्ट्रेस मैनेज कर पाएगा? फिर बैंक को भी स्ट्रेस होता है, यस बच्चों, बैंक को भी स्ट्रेस होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कई बार लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है, मार्केट सिनारियो चेंज हो सकता है, कोविड सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो सकता है। इन प्रॉब्लम से क्या बैंक फाइट कर पाएगा, यह डिपेंड करता है बैंक का लिक्विडिटी कितना है।
बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, लिक्विडिटी कितना है, बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। तो ऐसे केस में अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम योर LFAR, ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि बैंक का लिक्विडिटी कैसा है, उसका स्ट्रेस टेस्टिंग कैसा है, क्या बैंक कोई एडवर्स इशू को ठीक है मैनेज कर पाएगा कि नहीं, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। ये भी बच्चों हम लोग RBI को रिपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज इन योर स्ट्रेस टेस्टिंग। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, राइट। तो फिर से बैंक्स में क्या है, यहाँ पे भी हमको इनिशियल कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंटिटी को समझना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते समय मटेरियलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड रिपोर्टिंग करते समय नॉर्मल रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, साथ साथ LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है टिल 30th जून, एंड स्ट्रेस टेस्टिंग पे भी आपको RBI को रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके बच्चों, यस, मूविंग फॉरवर्ड एवरीवन। सर नोट्स के लिंक, लक्ष्य में कभी नोट्स के लिंक नहीं आता यहाँ पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ बेटा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू पिक्युलरिटीज इन्वॉल्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक बोल सकते हो, बैंक में क्या पिक्युलरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दिस इज द आंसर। सबसे पहले तो बैंक मैनेजर्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, 24/7 बहुत सारे ट्रांजैक्शन चलते हैं, एंड दिस ट्रांजैक्शंस आर आल्सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर मतलब क्या, आप कोई पैसा निकाल रहा है, कोई बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, ठीक है, कोई फंड दे रहा है, कोई FD दे रहा है, कहीं इंटरेस्ट हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, राइट। नंबर 2, ज्योग्राफिकल रीजन भी स्प्रेड आउट है बैंक नेटवर्क में, तो किसी एक एरिया से या एक बैंक से नहीं हो रहा बच्चों, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। ज्योग्राफिकल रीजन भी वाइड है, यस सर। नेक्स्ट, बैंक प्रोवाइड्स यू लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बैंक आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करता है। आप सेविंग बैंक ओपन कर सकते हो, आप करंट बैंक ओपन कर सकते हो, आप FD ओपन कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, व्हाट नॉट। फिर ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बैंक में रियल टाइम यूज होती है बच्चों, ठीक है। बैंक में ऑटोमेटेड एनवायरमेंट यूज होता है आपका, राइट, एंड स्ट्रिक्ट लॉज है। दिस आर द पेक्युलरिटीज ऑफ बैंक, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंक ऑडिट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, या बैंक ऑडिट करते समय व्हाट आर द पेक्युलरिटीज व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, तो आपको बच्चों ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ओके, ठीक है। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज बच्चों, जब से बैंक ऑडिट आया ना, सबने बोला NPA बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ऑफ एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, NPA बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ऑफ एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग में ना NPA के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, करीब 2018-19 पे आया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए NPA को लेके, आपके एडवांसेस को लेके, राइट। फिर उन्होंने बोला यार इसी को थोड़ी कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी हम लोगों ने पूछना चाहिए। तो बच्चों फिर 1920 में मोस्टली बाकी क्वेश्चंस पूछे गए, NPA को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस पर उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया, राइट। अब ऑलमोस्ट वो लोग बहुत टाइप के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि इस बार फिर से दे विल गो टू द ट्रेंडिंग टॉपिक NPAs एंड ऑल्सो ऑडिट ऑफ एडवांसेस। ओके एवरीवन, चलो तो बात करते हैं सर NPA क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। परफेक्ट एवरीबॉडी, बैंक में ना मेजरली दो ही टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसे हम इनकम एक्सपेंस बोल सकते हैं, इन अ वे दो ही टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। नंबर 1, बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये बैंक के लोन हो गए, बैंक के लायबिलिटी हो गए, और बैंक जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है इसे बोलते हैं एडवांसेस। इज इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं एडवांसेस के। एडवांसेस बच्चों दो टाइप के होते हैं, वन इज स्टैंडर्ड लोन एंड वन इज NPA। आई रिपीट, वन इज स्टैंडर्ड लोन एंड वन इज NPA। तो स्टैंडर्ड लोन मतलब क्या होता है, जहां टाइमली EMIs मिल रहे हैं, टाइमली पेमेंट्स मिल रहे हैं, टाइमली प्रिंसिपल आ रहा है, टाइमली इंटरेस्ट आ रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लोन। और NPA तो आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे कुछ बैंक के नालायक लोग होते हैं जो टाइमली पैसा पे नहीं करते, उसे बोलते हैं बच्चों NPA, राइट। डिपेंडिंग अपॉन कैसे टाइप का एसेट है, वो सब स्टैंडर्ड एसेट है कि वो NPA है, डिपेंडिंग अपॉन दैट बच्चों उसके इनकम रिकॉग्निशन के रूल्स चेंज हो जाते हैं, उसके प्रोविजन के रूल्स चेंज हो जाते हैं। आई रिपीट, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा एसेट है,
T/E कैसा एसेट है वो, राइट, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से बच्चों या तो स्टैंडर्ड लोन आएगा या तो वो एनपीए लोन आएगा, राइट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लोन की, स्टैंडर्ड लोन की, ठीक है। स्टैंडर्ड लोन 3 टाइप के होते हैं बच्चों, SMA0, SMA1 एंड SMA2, ठीक है। SMA0 मतलब क्या, ओवरड्यू तो है, ओवरड्यू तो है, ठीक है, बस वो 30 दिन तक ही है, फर्स्ट 30 डेज तक। SMA1 में ओवरड्यू हो गया, ड्यू डेट चले गई 31 से 60 डेज, तो पहले 30 डेज तक वो SMA0 में रहेगा, 31 से 60 तक वो SMA1 में रहेगा, 60 से 90 डेज तक अगर ओवरड्यू होगा तो बच्चों ये SMA2 में आ जाएगा। हर जगह स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, और एक बार 90 डेज क्रॉस हो जाएगा बच्चों, यानी ड्यू हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए बच्चों, इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। आगे मैं डिटेल में एनपीए डिस्कशन करने वाला हूं, बट वापस से मैं बता दूं आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड लोन मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एनपीए मतलब टेंशन वाली बात है, पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड लोन में 3 टाइप पे कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 SMA0, ठीक है, ड्यू डेट क्रॉस हो गई, होता है कई बार, पहले के 30 दिन तक वो SMA0 है, 31 से 60 डेज तक वो SMA1 है, 60 डेज के ऊपर बच्चों वो SMA2 है। कब तक, 90 तक। 90 क्रॉस होने के बाद बच्चों क्या बन जाएगा, वो उधारी बन जाएंगी एनपीए। एनपीए पहले के 12 महीनों तक रहेगा बच्चों सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यस, ठीक है। कॉफी सीजर्स टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक इज एनपीए, एग्जैक्टली। एनपीए बनने के बाद पहले के 12 महीने तक रहेगा बच्चों वो सब स्टैंडर्ड एसेट, राइट, ठीक है। इसमें क्योंकि वो एनपीए बन चुका है, इसके प्रोविजनिंग के रूल्स चेंज हो जाएंगे। प्रोविजन के रूल कहते हैं आपको प्रोविजन मानना पड़ेगा, भरोसा नहीं भाई वो पैसा पे करे कि नहीं करे, ठीक है। यू शुड ऑलवेज मेक प्रोविजन फॉर योर नोन लायबिलिटीज। तो प्रोविजन कितना बनाना है सर, अगर वो सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो बच्चों 25%। आई रिपीट, अगर वो सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड 25%, और अगर कंपनी एंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है तो 20%। तो सर वाइल एनपीए इज अ सबस्टैंडर्ड एसेट, जब तक वो सबस्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। सर प्रोविजन कितना बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कितना बनाएंगे, सर सिक्योर्ड पार्ट है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%, इंफ्रा है तो 20%। अब वो सबस्टैंडर्ड एसेट कब तक रहेगा, 12 महीने तक रहेगा। 12 महीने के बाद बच्चों इट विल बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट्स। जो सबस्टैंडर्ड एसेट 12 मंथ्स क्रॉस कर गया, अब आ जाएगा बच्चों वो डाउटफुल एसेट्स, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स में D1 यानी पहले के 1 साल वो डाउटफुल था, फिर 1 साल के बाद में 3 साल तक वो हो जाएगा D2, और 3 साल के बाद हो जाएगा वो D3, ठीक है। पहले वो एनपीए हुआ, एनपीओ के पहले के 12 महीने तक वो था सबस्टैंडर्ड, ठीक है। 12 महीने के बाद वो होगा डाउटफुल, फिर डाउटफुल पहले साल में वो D1 रहेगा, 1 साल खत्म होने के बाद अगले 2 साल तक वो D2 रहेगा, और 3 साल क्रॉस होने के बाद वो D3 रहेगा, राइट। D1 होने में कितना, D2 होने में कितना, D3 होने में कितना प्रोविजन करना है बच्चों हम लोग को, राइट। ये सब याद करना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो सर अनसिक्योर्ड में, डाउटफुल में हर जगह 100% है। डाउटफुल हो गया तो भाई अनसिक्योर्ड है तो फिर तो 100% प्रोविजन बना लो कि भाई पैसा नहीं आने वाला, आ गया तो बोनस है, राइट। लेकिन सिक्योर्ड पार्ट में, क्योंकि सिक्योरिटी दिया हुआ है उसने, ठीक है, D1 में 25%, ठीक है। देखो D1 में जो सिक्योर, सब स्टैंडर्ड में जो अनसिक्योर्ड का था वो D1 में सिक्योर्ड का है 25, 40, एंड दोनों में कितना है सर, 100। अरियन सर अगर पार्टली सिक्योर्ड है तो क्या वो अनसिक्योर्ड होगा, ठीक है। पार्टली सिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली वो अनसिक्योर्ड माना जाता है, बट मोर ओवर पार्टली सिक्योर्ड हो, जितने का सिक्योर्ड है उसके लिए सिक्योर्ड वाला फॉलो करो, जितने का अनसिक्योर्ड है उतने के लिए अनसिक्योर्ड वाला फॉलो करो। प्रोविजनिंग में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। सर 3 साल के ऊपर भी हो गए, अब क्या करेंगे, 3 साल के ऊपर भी हो गए बच्चों, तो ऑडिट लॉस एसेट्स बन जाएगा। इसके टाइम लिमिट नहीं है, जब भी बैंक को या बैंक के ऑडिटर को या आरबीआई को लगता है कि इससे पैसा आने वाला नहीं है, राइट, ठीक है, इनके रिक्वेस्ट पे बैंक को उसे लॉस एसेट्स क्लासिफाई करना पड़ेगा। ओके चलो, तो सर ठीक है, ओवरड्यू हो गया, राइट। पहले के 90 दिन तक वो स्टैंडर्ड लोन देगा, पहले के 30 दिन तक SMA0,
30 31 to 60 SMA 1, 60 प्लस SMA 2। 60 प्लस कब तक? 60 to 90। 90 के बाद वो बन जाएगा NPA। NPA बनने के बाद पहले के 12 महीने तक वो रहेगा सबस्टैंडर्ड एसेट, उसमें अनसिक्योर्ड 15, 25, सिक्योर्ड 15 और इनफ्रैक्ट 20% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फिर सबस्टैंडर्ड एसेट 12 महीने तक तो सबस्टैंडर्ड रहेगा, 12 महीने के बाद वो बन जाएगा डाउटफुल। पहले के 1 साल तक D1, ठीक है, 2 से सेकंड थर्ड ईयर में D2 और 3 साल के ऊपर D3, ठीक है। अनसिक्योर्ड में सब जगह 100%, सिक्योर्ड में 25, 40, 100। और लॉस एसेट्स मतलब ये डाउटफुल के भी ऊपर है, ठीक है, डाउटफुल के भी ऊपर है। यहाँ वो तो 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बट साथ साथ बच्चों लॉस एसेट्स कब होगा? जब आरबीआई या बैंक या ऑडिटर खुद उसे आइडेंटिफाई कर देता है बच्चों, दिस इज अ लॉस एसेट। ओके, चलो मूविंग टू एनपीए के रूल्स, राइट, ठीक है। एनपीए कब क्लासीफाई होगा, कैसे क्लासीफाई होगा, ठीक है, आराम आराम से देखते हैं बच्चों, ठीक है। 15-20 मिनट लगेंगे बट बहुत अच्छे से आपको ये समझ जाएगा। तो पहला रूल है भाई, अगर टर्म लोन लिया है या बिल्स डिस्काउंट किया है, एक ड्यूरेट आ गई, ओवरड्यू हो गया 90 दिन के ऊपर, तो ये एनपीए है। क्लियर, ठीक है, 90 दिन के ऊपर होगा तो एनपीए डन। फिर बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। सी, आपने अगर कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया हो बच्चों, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक ड्यूरेट आती है, ड्यूरेट में अपने पूरा अमाउंट अगर पे नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमम बैलेंस वो पे करने बोलता है। अब पूरा अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो कम से कम वो मिनिमम बैलेंस पे करने बोलता है। एक अमाउंट होता है पूरे का, एक इंटरेस्ट वाला अमाउंट होता है, बोलते हैं मिनिमम बैलेंस। याद रखना बच्चों, ठीक है, पूरा अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, इट इज ओके। वर्स्ट केस में आपने मिनिमम बैलेंस पे करना चाहिए। अगर मिनिमम ओवरड्यू बैलेंस भी पे नहीं किया और 90 दिन के ऊपर हो गए तो क्रेडिट कार्ड वाला भी एनपीए चल जाएगा। ओके सर। फिर सीसीओडी में इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज। सुष्मित सर, सब भूल जा रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है, लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। सुष्मित, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू, मैंने पिछले बार भी बोला था आपको, रिविजन्स आर द की। सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑडिट में बच्चों रिविजन्स आर द की। बिल्कुल भूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं आप भूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं आप भूल जाते हैं, लेकिन जितना आप रिविजन्स करते रहेंगे, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, हर दिन 3 से 5 बजे तक दीपिका मैम रिविजन करवाती है, 5 से 6:30 7 बजे तक मैं रिविजन करवाता हूँ, राइट। दिस इज द बेस्ट पार्ट, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू, रिविजन्स करते रहो और रिविजन के साथ में क्वेश्चंस देखते रहो। रिविजन्स क्वेश्चन, इस बहाने क्या होंगे बच्चों की पढ़ाई होती जाएंगे। फिर सर बात करेंगे सीसी या ओडी की, सीसी या ओडी की, ठीक है। अगेन अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है 9 डेज तक, यहां पे नया वर्ड यूज हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर। सर आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है? देयर आर 2 पॉइंट्स। नंबर 1, अमाउंट विथड्रॉन इज मोर देन ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट, ठीक है। मतलब आपकी सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ है और आपने अगर ओवरड्राफ्ट कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा, राइट। सर ऐसा थोड़ी होता है, कई बार हो जाता है। कब हो जाता है? आपने सपोज एक अमाउंट का चेक दिया होगा, उसमें 10-15 हज़ार रुपए कम थे, आपने बैंक को फोन किया कि 15 हज़ार रुपए कम है, मैनेज कर लो, बैंक ने वो चेक क्लियर कर दिया। तो अगर आपका ओवरड्राफ्ट जो है, अमाउंट जो ड्रॉ किया है, वो ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट के भी ऊपर चला जाए तो हो जाता है सीधा सीधा आउट ऑफ ऑर्डर। डन, ठीक है। नंबर 2, जहां पे क्रेडिट से ज्यादा आपके डेबिट्स है, ये क्रेडिट है ही नहीं। तो डेबिट से मतलब क्या? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपका ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट हो गया, हर महीने इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट होते आ रहा है, लेकिन क्रेडिट्स आ ही नहीं रहा या क्रेडिट कम आ रहा है। बेसिकली आपने लोन तो लिया है बट आप इंटरेस्ट के पेमेंट्स नहीं कर रहे, उतना पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे बैंक में या ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो आपके डेबिट्स तो ज्यादा है, क्रेडिट्स कम है, क्रेडिट्स है ही नहीं। ऐसा अगर 90 दिन तक चलते रहा बच्चों, ये आउट ऑफ ऑर्डर तो हो गया, 90 दिन के ऊपर भी ये क्या हो जाएगा? इट विल बी योर एनपीए, राइट। तो 3 बातें हमने सीख ली। टर्म लोन के केस में अगर ओवरड्यू 90 दिन के ऊपर है, क्रेडिट कार्ड के केस में जो मिनिमम अमाउंट ड्यू भी आपने पे नहीं किया 90 दिन के ऊपर हो गए, एनपीए हो जाएगा। सीसीओडी में पहले तो ये आउट ऑफ ऑर्डर होगा और आउट ऑफ ऑर्डर होने के बाद अगर 90 दिन के ऊपर हो गए तब जाके बच्चों ये एनपीए हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस। एग्रीकल्चर एडवांसेस में नॉर्मली क्या होता है सर? एग्रीकल्चर एडवांसेस में किसान आता है बैंक के पास, वो बोलता है मुझे सीड्स खरीदना है,
ठीक है, सीड्स खरीदना है, ठीक है, सीड्स सो करना है, फिर उसको फर्टिलाइजर डालने हैं, सब डालने हैं, फिर फसल उगेंगी, फिर फसल कटेंगी, हार्वेस्ट होंगी, उसके बाद में मैं बेचूंगा, जो भी पैसा आएगा आपका लोन चुका के बचा हुआ मैं रख लूंगा। तो ऐसे कैसे ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मुझे लोन की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, राइट। तो इसे बोलते हैं बच्चों एग्रीकल्चर एडवांस। यहां पे क्लासिफिकेशन देखो क्या होता है, वो जो लोन लिया गया है, वो लोन जो लिया गया है वो उसका वो क्रॉप के लिए जो लिया है वो क्रॉप सीजन क्या है। इट कैन बी आइदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और इट कैन बी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अब क्वेश्चन ये आता है सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, ठीक है। पॉइंट इज टाइम फ्रॉम सोइंग, थोड़ा सा हिल गया है, टू हार्वेस्टिंग कितना, यानी सीड्स डालने से लेके, ठीक है, काटने तक फसल को जो टाइम लिमिट होता है उसे बोलते हैं क्रॉप सीजन। क्या बोलते हैं, क्रॉप सीजन। तो अगर क्रॉप सीजन आपका लेस देन अ ईयर है, लेस देन ईयर है मतलब एक साल के अंदर ही 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर सो करने से लेकर हार्वेस्ट करने तक काम खत्म हो जाता है, तो हम बोलते दोज आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, दोज आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। और अगर आपका क्रॉप सीजन 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, ऐसे कई सारे हो गए, जैसे गन्ना होगा, शुगर केन हो गया 18 महीने, आपका ऑरेंजेस हो गए 2 साल 3 साल चलते हैं, तो क्रॉप सीजन अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। डन, ठीक है, परफेक्ट। अब सर एनपीए क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनपीए क्लासिफिकेशन है अगर ओवरड्यू हो जाए 2 क्रॉप सीजन के ऊपर, मतलब एक क्रॉप सीजन तो खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा भी खत्म हो गया, उसके ऊपर हो गया, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो एनपीए क्लासिफाई होगा। मतलब एक क्रॉप सीजन नॉर्मल था, ठीक है, उसके बाद में 1 और 2 क्रॉप सीजन और क्रॉस हो गए उसके बाद और आपने पैसा नहीं दिया, तो दिस विल बी एनपीए। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में नॉर्मल तो लॉन्ग ड्यूरेशन लगता ही है, उसके बाद में, ठीक है, अगर एक क्रॉप सीजन खत्म हो गया आपका पूरा, ठीक है, और पैसा नहीं दिया आपने, तो इट विल बी ओवरड्यू। सो याद रखना है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एक क्रॉप सीजन के ऊपर चला गया, ड्यू होने के बाद एक क्रॉप सीजन के ऊपर चला गया, शॉर्ट ड्यूरेशन में ड्यू होने के बाद में 2 क्रॉप सीजन के ऊपर चला गया, दिस विल बी एनपीए। नोट में याद रखना बच्चों, ठीक है, कि कई बार कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो एनपीए के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकते हैं, वो बैंक के साथ में मिलके लोन को डेफर भी कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा, बट वो अपने काम का भी नहीं है। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वर्षा। हाँ वही तो बोला था, यस। अब बच्चों आता है गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस। कई बार आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो सर, और कोई गवर्नमेंट गारंटी देते कि हाँ भाई इनको लोन दे दो, ये पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे, मतलब गारंटी हो गई बेसिकली। मजेदार बात क्या है बच्चों, सुनना यहाँ पे गारंटी की इज्जत किसकी है, यहाँ पे मेजरली गारंटी की इज्जत है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की कोई इज्जत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों गारंटी दी है ना, तो ओवरड्यू हुए 10 दिन हो जाए, 80 दिन हो जाए, 90 दिन हो जाए, फिर भी उसे एनपीए क्लासिफाई नहीं करते। बड़े पापा हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे, राइट, उन्होंने गारंटी दिया है ना, तो फिर ऐसे केस में कितने भी दिन ओवरड्यू हो जाए वो एनपीए नहीं बनता, ये याद रखना है आपको, राइट। बट जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी हटा दी, चाहे वो किसी भी दिन हटा दे, पहले के 10 दिन हटा दे, 50 दिन में हटा दे, इमीडिएटली इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी हटा दी बच्चों, इमीडिएटली इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, राइट। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। आपको क्या पता, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की कोई इज्जत नहीं है। अगर ये ओवरड्यू हो गया और 90 दिन के ऊपर हो गए तो उसे एनपीए हम क्लासिफाई कर देंगे। तो सर अगर गवर्नमेंट ने एडवांस दिया है तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ने अगर एडवांस दिया है ऐसे केस में बच्चों हम इज्जत किसकी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी ना, तो 90 दिन के ऊपर हो जाए, कितने भी दिन के ऊपर हो जाए, वो एनपीए क्लासिफाई नहीं होता, भले ही ओवरड्यू हो चुका है, राइट। बट जिस दिन गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया उसी दिन हम एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट तो भाई उनकी गारंटी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। अगर ओवरड्यू हो गया, 90 दिन के ऊपर हो गया, हम सीधा उसे एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं सर।
अथर्व, if overdue more than any number of days, it does not amount to be NPA. सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अथर्व, स्टेट गवर्नमेंट केस में नहीं. अब देखो ये क्वेश्चन ना ट्रू और फॉल्स में भी आता है कि एनपीए क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बोरोअर वाइज, इट इज नॉट फैसिलिटी वाइज. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एनपीए क्लासिफिकेशन इज बोरोअर वाइज, इट इज नॉट फैसिलिटी वाइज. ठीक है सर, अब ये क्या फंडा है? फंडा क्या है? ठीक है, आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल. HUL, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, यू कैन सी इन्होंने एक्सिस बैंक से 3 लोन लिया. बिजनेस लोन लिया, सीसीओडी लिया, लोन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिया. ठीक है, 3 लोन लिए, तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो लोग. राइट, पॉइंट सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. 3 में से ये जो बिजनेस लोन था वो एनपीए हो गया, बाकी दोनों लोन के पेमेंट कर रहे थे. बिजनेस लोन जो था वो एनपीए हो गया. राइट, याद रखना बच्चों, एक्सिस बैंक HUL के तीनों लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देंगे, तीनों. तो कौन से लोन था एनपीए का मैटर नहीं करता. एक बोरोवर का अगर एक भी लोन एनपीए हो गया तो हम सारे लोन्स को एनपीए डिक्लेयर करते हैं. इसलिए मतलब बोरोवर वाइज, नॉट फैसिलिटी वाइज. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. ठीक है, देखो सेम एग्जांपल यहां पे भी. ठीक है, एक एबी था, एबी लिमिटेड थी, उसने एचडीएफसी से भी लोन लिया, आईसीआईसीआई से भी लोन लिया. ठीक है, कार लोन एनपीए हो गया तो तीनों लोन को वो एनपीए क्लासिफाई कर देंगे. बट मुझे बताओ, अगर एचडीएफसी ने एनपीए क्लासिफाई किया और आईसीआईसीआई बैंक में वो रेगुलर पेमेंट्स करने के लिए, क्या आईसीआईसीआई भी उसे एनपीए डिक्लेयर करेगी? नहीं, ये बैंक वाइज भी है. एनपीए इज ऑल्सो बैंक वाइज. ऐसा नहीं होता कि एक बैंक में आप एनपीए हो और दूसरे बैंक का पेमेंट्स कर रहे हो तो वो भी आपको एनपीए क्लासिफाई कर देंगे, नहीं. ठीक है, बट एक बैंक में आपके अगर मल्टीपल लोन्स है, एक बैंक में बच्चों अगर आपके मल्टीपल लोन्स है और एक लोन भी एनपीए हो गया तो बाकी सारे लोन को भी वो एनपीए क्लासिफाई कर देती है. एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? क्या आपको समझा? किसी को कोई डाउट बताओ मुझे. यस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबॉडी. क्लियर 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 क्लियर. ओके, परफेक्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड एवरीबॉडी to advances under consortium. Advances under consortium. सर कंसोर्टियम एडवांसेस का पर्पस क्या होता है ये समझिए. ठीक है, कंसोर्टियम मतलब क्या होता है? सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत 1000 करोड़ का लोन लेना है. अब बच्चों एक बैंक के तो इतनी ताकत नहीं कि वो 1000 करोड़ का लोन दे सके. तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ठीक है, बैंक्स बाकी बैंक से, बाकी इंस्टीट्यूशन से बात करती है कि अपन सब मिल के लोन देते हैं. देखा, सब मिल के लोन देते हैं, मतलब दिस इज एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम. सर यहां पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? एक बैंक बन जाती है लीड बैंक. सर लीड बैंक कौन होती है? लीड बैंक वो होती है जो सारे प्रोसीजरल पार्ट करती है. डॉक्यूमेंटेशन सारा लीड बैंक करती है, सारा कम्युनिकेशन इस कंपनी से लीड बैंक करती है. ठीक है, एंट्री वेंट्री सारा लीड बैंक पास करती है, पेमेंट रिसीव लीड बैंक करती है, और फिर पेमेंट रिसीव करने के बाद जिसका जितना जितना हिस्सा है हर ईएमआई पे उतना उन लोगों को भेजने का काम भी लीड बैंक करती है. तो एक होती है लीड बैंक, बाकी होते हैं मेंबर बैंक. अब देखो बच्चों, मजेदार बात क्या है? भले ही बोरोवर ने पैसा लीड बैंक को दे दिया हो, अगर लीड बैंक ने बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और ओवरड्यू 90 दिन के ऊपर हो गए तो भी एनपीए क्लासिफाई होता है. क्योंकि मतलब हर बैंक अपने हिसाब से एनपीए क्लासिफाई करता है. तो भले ही बोरोवर की गलती नहीं होंगी, बोरोवर ने लीड बैंक को पैसा दिया लेकिन लीड बैंक ने बाकी बैंक्स को उनका ऐसा नहीं दिया और 90 दिन के ऊपर ओवरड्यू हो गए, तो बच्चों वो भी क्या क्लासिफाई होगा? दैट विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एम आई क्लियर एवरीवन? सो याद रखना, ठीक है,
लीड बैंक को 90 दिन के ऊपर नहीं दिया तो लीड बैंक भी करेगा, बाकी बैंक भी करेंगे। पर अगर आपने लीड बैंक को दिया और लीड बैंक ने बाकी लोगों को उनका हिस्सा नहीं दिया और ये भी 90 दिन के ऊपर हो गए, तो बाकी लोग भी उसे फिर भी एनपीए क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। हाँ, लीड बैंक इज लाइक कैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट। रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट मतलब क्या, हमको दिखता है कि साल भर वो एनपीए था, साल भर वो एनपीए था, बट उसके बैंक मैनेजर से अच्छे संबंध थे, तो साल के एंड में वो एनपीए नहीं होना चाहिए बोल के उसने टाइम पे कोई तो भी लोन लिया मैनेजर से और वो पैसे को पुरानी उधारी चुकाने के लिए यूज किया, तो फिर भी हम उसे एनपीए क्लासिफाई करते हैं। मतलब साल के एंड में सिर्फ बुक्स में नहीं आना चाहिए, मैनेजर पे तलवार नहीं लटकनी चाहिए, ठीक है, बोल के कोई और लोन दिया गया उसे और उस पैसे से पुराने उधारी को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप अननेसेसरीली फेक रेगुलराइजेशन कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट के पास, तो भी बच्चों आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एज एनपीए। गहना, उसमें एनपीए कौन बनता है, एनपीए जिन जिन बैंक को पैसा नहीं मिला गहना, वो एनपीए बनता है। बैंक वाइज होता है एनपीए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, टेक आउट फाइनेंस। तो टेक आउट फाइनेंस मतलब क्या होता है, सपोज मैंने लोन लेकर रखा है एक्सिस बैंक से, अब एचडीएफसी में रेट कम चल रहे हैं, ठीक है, एचडीएफसी ने मुझे ऑफर किया, तो मैंने क्या किया, अपने एक्सिस बैंक का लोन जो था वो ट्रांसफर करा दिया एचडीएफसी बैंक में, ट्रांसफर करा दिया एचडीएफसी बैंक में। क्लियर, ठीक है, पॉइंट सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक्सिस बैंक में वो लोन ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, एनपीए क्लासिफाई हो चुका होगा, तो एक तो एचडीएफसी लेगा ही नहीं, फिर भी अगर एचडीएफसी ने ले लिया तो बच्चों ये फर्स्ट डे से ही उसे एनपीए क्लासिफाई कर देगा, फर्स्ट डे से ही उसे एनपीए क्लासिफाई कर देगा। ओके, जैसे बैंक वाइज होता है ना, हम बोलते हैं बैंक वाइज होता है, ठीक है, तो सर आप बोलेंगे वो तो एक्सिस बैंक में एनपीए था, वो तो एचडीएफसी बैंक में एनपीए का हुआ अभी, बट बच्चों अगर एक्सिस बैंक से लोन ट्रांसफर हो रहा है एचडीएफसी पे, जो लोन एनपीए है, तो एचडीएफसी को भी पहले दिन से उसे एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। यस अथर्व, बट सर इस केस में तो बैंक देगी पैसा उनको, तो बोरोवर पैसा दे चुका है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अथर्व। इसलिए तो स्पेशल पॉइंट है कि आप सिर्फ टाइम पे एक लोन लेके दूसरा लोन को पे करने की कोशिश कर रहे हो एनपीए से बचने के लिए। आप ऐसा कर रहे हो तो भी आपको एनपीए का पे करना पड़ेगा, मतलब खुद के जेब से पैसा आना चाहिए। सिर्फ एनपीए से बचने के लिए या रेगुलराइज करने के लिए आप दूसरा लोन लेके ये लोन का पैसा पे कर रहे हो, देन अगेन इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। अगर सेम बैंक से कर रहे हो तो, कहीं और से अरेंज कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या होता है बच्चों, सी कई बार हमने बैंक को जो एसेट गिरवी रखी वो एसेट भी डेप्रिशिएट होती है। नॉर्मली तो बैंक, ठीक है, जब आपसे एसेट लेता है तो ऐसा नहीं करेगा बैंक कभी कि 1 करोड़ का लोन दिया है तो आपको 1 करोड़ की ही एसेट लेगा, वो ज्यादा लेगा, 1.25 करोड़ की लेगा, 1.5 करोड़ की लेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई टाइम एसेट की वैल्यू कम होते जाती है, इरोड होते जाती है, ये तो बैंक को पता है बच्चों, राइट। बट यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनना, अच्छा समझना मेरी बात को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सी कि अगर एसेट की वैल्यू गिर रही है देन अगर वो लोन के 50% से भी कम हो गई, 50% से भी कम हो गए, बच्चों से हम डाउटफुल एसेट मान लेते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। 50% भी कम हो गई तो उसे हम डाउटफुल एसेट मानते हैं बेटा, ठीक है। नंबर 2, वो कम होते होते 90% से भी कम हो गए तो बच्चों से हम लॉस एसेट मान लेते हैं। ओके, तो अगर एसेट की वैल्यू गिर रही है, अनसिक्योर होती है ना आपका लोन, तो ऐसे केस में हम एनपीए क्लासिफाई कब करेंगे, जब एसेट की वैल्यू 50% से भी कम हो गई है, और अगर वो 10% तक से भी अंदर चली गई, मतलब 90% तक गिर गई है, उसके ऊपर गिर गई है, तो बच्चों से हम लॉस एसेट्स कंसिडर करेंगे। अथर्व बेटा ये पहले वाला दूसरे वाला केस में बताओ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं लाइन से पढ़ा रहा हूं बेटा, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो पहले बताओ कौन से केस के लिए, कंप्लीट डाउट पूछो बेटा कि कौन से केस की बात चल रही है, कौन सा डाउट है आपका, एग्जैक्टली पूछो, ठीक है। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ रैंडमली, आपका कोई पुराना वाला रह रहा है, आप हाफ ऑफ सेंटेंस लिख रहे हो, बच्चे मुझे कैसे समझेगा। यस अथर्व, ये सही है, परफेक्ट। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट इज सीसीओडी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक।
सो इंडिया में सबसे कॉमन है बच्चों, इंडिया में सबसे कॉमन है ये कि अगर आपको सीसीओडी लेना है तो स्टॉक गिरवी रखा जाता है। ये सबसे कॉमन है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली स्टॉक जो होता है वो आपका फ्लोटिंग चार्ज होता है, आप खरीद या बेच सकते हैं, पर जो भी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है वो बैंक के पास में गिरवी पड़ा हुआ है, राइट, ठीक है। तो इसमें रूल बहुत सिंपल है, आपको रेगुलरली बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है, रेगुलरली आपको बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है, राइट। अगर आपने 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, 3 महीने नहीं दिया, 3 महीने के ऊपर हो गए, 3 महीने के ऊपर हो गए और अकाउंट्स, तो 3 महीने के ऊपर हो गए तो बच्चों अकाउंट हो जाएगा इरेगुलर। 3 महीने के ऊपर हो गए, आपने अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो अकाउंट इरेगुलर होगा, अभी एनपीए नहीं होगा। और अगर ये इरेगुलर रहेगा 90 दिन के ऊपर, तब जाके बच्चों को क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। आई रिपीट, देखो दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। रूल क्या है कि आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने के ऊपर हो गया, अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो इरेगुलर होगा। और अगर इरेगुलर 90 दिन के ऊपर हो जाए बच्चों, इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके एवरीबॉडी, यस। मूविंग फॉरवर्ड, सर जहां सीसीओडी 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है जहां सीसीओडी, बच्चों ऐसे केस में तो ठीक है, बैंक खुद ही उनका बैंक ऑडिट करवा देगा, स्टॉक ऑडिट बैंक खुद ही उनका रेगुलरली करवाती है। यस, तो मैंने जितने सिचुएशंस तो स्पेसिफिक केसेस थे बच्चों एनपीए को लेके आपको सब बता दिया। अब आते हैं इनकम रिकॉग्निशन को लेके। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो नॉर्मल अकाउंटिंग हम लोग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, इफ इट इज अ स्टैंडर्ड एसेट उसका भी इनकम रिकॉग्निशन हम लोग अक्रूवल बेसिस पे करेंगे। जब पैसा अक्रू होगा हम एंट्री ले लेंगे, जब पैसा अक्रू होगा हम एंट्री ले लेंगे। बट अगर वो एनपीए क्लासिफाई हो जाए बच्चों, फिर हम कैश बेसिस पे करते हैं। हम बोलते हैं भाई पैसा मिलने की इधर गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब कैश रिसीव होगा तब बच्चों उसे हम एनपीए क्लासिफाई करेंगे। ओके एवरीवन, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लकी आप प्लस में पढ़ाते हैं? यस लकी, लेकिन प्लस में पढ़ाता हूँ। दिसंबर में अभी मैम की, दीपिका मैम की बैच आने वाली है, जनवरी में मेरी बैच आने वाली है, आप किसी के बैच कर सकते हैं। 2 बैच आने वाली है, दिसंबर में भी एक हमारे बाहुबली टीम की बैच आने वाली है और जनवरी में भी एक बैच आने वाली है। ओके चलो, परफेक्ट। मूविंग टू बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग एडवांसेस। एडवांसेस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एडवांसेस के टाइम क्या होता है आप देख सकते हो बच्चों, लाइन से सब एडवांसेस है। बिल्स डिस्काउंट करना, सीसीओडी लेना, टर्म लोन लेना, बेसिकली ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बाय टेंजिबल एसेट्स, सिक्योरिटी बाय बैंक गारंटीज, अनसिक्योर्ड, ठीक है। फिर एडवांसेस इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, अदर्स, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, तो काम करनी है बच्चों। अब हम लोग जो सिक्योरिटी देते हैं बैंक को, वो 2 पार्ट टाइप पे कैसे बोलते हैं बच्चों, वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड वन इज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, जिस चीज के लिए लोन दिया है अगर वो लोन बैंक के पास ही जमा है, ठीक है, या यू कैन से यहां 2 ऑप्शन है। नंबर 1, जैसे मैंने बाइक के लिए लोन लिया और बाइक बैंक के पास ही जमा है, कार के लिए लोन लिया, कार बैंक के पास ही जमा है, जमा मतलब यूज कर रहा हूं मैं लेकिन वो गिरवी रखी हुई है, दिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सिक्योरिटी। या नंबर टू यू कैन से सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस, ठीक है। बैंक के लिए जो भी सिक्योरिटी ऑफर किया होगा वो है आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी। सर कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सिक्योरिटी अगर बैंक आपसे और सिक्योरिटी मांगता है, ठीक है, आप और सिक्योरिटी बैंक के पास जमा करते हैं, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो बच्चों एग्जांपल भी दिया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, यह है एमटीपी अप्रैल 21 में, बोलता है एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी।
ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड बाय बैंक. क्या बोलता है? प्राइमरी सिक्योरिटी रिफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट विच द क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक. ठीक है, या तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो आपने दिया, या फिर जिस चीज के लिए आपको लोन दिया वो ही अगर बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सिक्योरिटी. ओके एवरीवन. ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों, जैसे गारंटर दिया हुआ है, गुड स्टॉक, डेटर्स, स्टेट रिसीवेबल्स है, गोल्ड दिया हुआ है, कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी है, प्लांटेशन अपना क्रॉप ही गिरवी रख दिया आपने. ठीक है, थर्ड पार्टी गारंटी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज गिरवी रखा हुआ है. ठीक है, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी. ओके एवरीवन. यस. ठीक है, मूव करते हैं आगे. हाँ, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ये बता दो आपको मैं. सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिफरेंट मोड्स ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी. इस पे भी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन देखा है एक दो आरटीपी एमटीपी में. सबसे पहले है मॉर्गेज. क्या है मॉर्गेज? जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं बच्चों, आई रिपीट, जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं उसे बोलते हैं मॉर्गेज. जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं उसे बोलते हैं प्लेज. तो सर फिर हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन क्या होता है सर? ठीक है, हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, पर प्रॉपर्टी भले ही गिरवी रखी हुई है, पोजेशन बोरोवर के पास है. जैसे मैंने गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, राइट? तो मैंने गोल्ड दिया किसको? बैंक को, और पैसा लिया. तो पोजेशन किसके पास है सर? पोजेशन तो बैंक के पास ही है. दिस इज प्लेज. पोजेशन आपने लेंडर को दे दिया मूवेबल गुड्स का, दिस इज प्लेज. बट अगर सर मैंने कार लोन लिया, अगर मैंने बाइक लोन लिया, ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो पोजेशन किसके पास होता है? बोरोवर के पास ही होता है ना. भले ही गिरवी रखा है लेकिन पोजेशन बोरोवर के पास है. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन. अब आते हैं बच्चों असाइनमेंट. असाइनमेंट मतलब मुझे जो फ्यूचर में मिलने वाला है वो मैंने बैंक के नाम पे कर दिया, या एग्जिस्टिंग कोई चीज मैंने बैंक के नाम पे कर दिया. ठीक है, इस कॉल्ड एज असाइनमेंट, लेंडर के नाम पे कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स से मुझे जो पैसा मिलने वाला है मैंने बैंक के नाम पे कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज मुझे अपने लेने का राइट लेंडर के फेवर में ट्रांसफर कर दिया. इस कॉल्ड एज असाइनमेंट. ओके, नेक्स्ट इज सेट ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट इज सेट ऑफ. सो सर सेट ऑफ का बढ़िया एग्जांपल दो. सपोज मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया, राइट? और उसी बैंक में मेरा एफडी भी है. अगर मैंने अपने एफडी का बैलेंस एज सिक्योरिटी रखा है फॉर माय क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, या मैंने एफडी किया था बैंक में, वो मैंने टर्म लोन के लिए गिरवी रखा हुआ है. यानी एक टाइप, ठीक है, टाइप की सर्विस हमने दूसरे टाइप के लिए गिरवी रखी हुई है. दैट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी उनको देना, अपने पास ही रखना. ठीक है, असाइनमेंट में अपने को लेने का राइट उनको ट्रांसफर कर देना, राइट? सेट ऑफ में, ठीक है, अपना कोई लोन लेने के लिए अपना कोई अगर बैंक में एफडी पड़ा हुआ है वो उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया. एंड लास्ट पॉइंट है लीन. ठीक है, लीन में अपन ने, ओनर ने, ठीक है, यू कैन सी कुछ ना कुछ वहां पे, ठीक है, बैंक ने जब्त करके रखा हुआ है. इन शॉर्ट, मोहित रिविजन आर की. देखो आरटीपी 120 पे क्वेश्चन आया था बच्चों, रिविजन्स आर द की. मोहित, द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल लर्न थिंग्स. अब कमिंग टू सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक था एनपीए आपका, दूसरा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस. आप जब भी बैंक का ऑडिट कर रहे हो, एडवांसेस को चेक करते समय क्या क्या चीजें चेक करोगे?
ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है ये चेक करने के लिए बच्चों, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने शॉर्टकट दिया बच्चों A2S डन। उसमें ए क्या है सर? ए से है एडिक्वेट मार्जिन, मतलब जब भी बैंक ने सिक्योरिटी लिया क्या एडिक्वेट मार्जिन रखा या नहीं रखा, फ्यूचर को भी सिक्योर करने के लिए। मैं आपको अभी थोड़े देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि वैल्यू घटती है एसेट्स की, इरोड होता है कई बार, राइट? तो ऐसे केस में वो एक एडिक्वेट मार्जिन रखते हैं। जैसे 1 करोड़ का लोन दिया तो कम से कम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, राइट? तो एज अ ऑडिटर हम चेक करेंगे जब भी बैंक ने किसी को लोन दिया क्या एडिक्वेट मार्जिन रखी कि नहीं रखी। फिर बी से क्या बोरोइंग या ड्रॉइंग पावर प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया या नहीं किया। सी से क्या सारे कैलकुलेशंस करेक्ट थे कि नहीं थे। डी से क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट जो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, ठीक है, आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से, बैंक का भी शेड्यूल 3 होता है, तो वो कंप्लाई किया कि नहीं किया। क्या फिजिकल इंक्वायरीज टाइमली बेसिस पे हुई कि नहीं। सर फिजिकल इंक्वायरी क्या होती है? जहां पे बैंक के ऑफिसर्स आके खुद अपने आंखों से चेक करते हैं सब चीजों को, उसे बोलते हैं फिजिकल इंक्वायरी। हर बैंक टू बैंक नॉर्म्स में डिपेंड करता है कि कब जाके वो चेक करते हैं, बट जो भी रूल है क्या वो रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। एफ से क्या फिगर्स सारे एक्यूरेट थे कि नहीं थे। तो ए से एफ तक हो गया। ए से क्या बोला? एडिक्वेट मार्जिन रखे कि नहीं रखे। बी से बोरिंग पावर ड्रॉइंग पावर प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया कि नहीं किया। सी से कैलकुलेशंस करेक्ट थे कि नहीं थे। डी से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई कि नहीं हुई। फिजिकल इंक्वायरी किया कि नहीं किया। एफ से फिगर्स एक्यूरेट है या नहीं है। नेक्स्ट जी से है जो भी गारंटी या सिक्योरिटी लिया क्या इन्होंने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया कि नहीं किया। एच से कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली ऑडिट करना है एंड इंश्योर करना है कि एनपीए का इंटरेस्ट जो है, अभी बताया आपको मैंने, कैश बेसिस पे लेना चाहिए। जी और के है नहीं। एल से जितने भी लॉस थे, ऊपर हमने लॉस देखे थे बहुत सारे, क्या वो सारे लॉस जो बैंक्स पे एप्लीकेबल है वो सारे लॉस कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, वो भी चेक करना पड़ेगा। एम से मॉर्गेज डीड से अदर डॉक्यूमेंट से क्या वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एनसीए क्या एनपीए का प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन हुआ है। ओवरऑल सिस्टम जो है बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। क्या प्रोविजंस ऊपर प्रॉपर्ली बना है कि नहीं बना है। याद है आपको प्रोविजन बताया था मैंने, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, 15% सिक्योर, अनसिक्योर 25% और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20%। डाउटफुल एसेट D1 2500, D2 4000, D3 100, लॉस एसेट पूरा 100। आर से रिकॉर्डिंग ऑफ एडवांसेस करेक्ट है कि नहीं है, और जो भी सैंक्शनिंग रूल्स थे कि लोन सैंक्शन कौन करेगा, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस से, क्या सारे रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए। मैं फिर से रिपीट करूं सारे बच्चों को अच्छे से एक बार, ठीक है, कि एग्जाम में बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आता है कि एडवांसेस का ऑडिट कैसे करेंगे बैंक के। और ये मैराथन रिवीजन से तो मैं आपको बहुत एग्जांपल्स नहीं दे पा रहा हूं, बट जितना लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड चीजें आपको मालूम होनी चाहिए मैं सब बता रहा हूं आपको। ओके, सो शॉर्टकट ही ए से एस। ए से क्या एडिक्वेट मार्जिन रखा करने का। बी से बोरोइंग पावर प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस करेक्ट थे कि नहीं थे। डी से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई। ई से इंक्वायरीज टाइमली बेसिस पे हुई कि नहीं। एफ से फिगर्स थे कि नहीं थे। जी से गारंटीज वगैरह के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है कि नहीं किया है। एच नहीं है। आई से इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर्ली है कि नहीं है। जे नहीं है, के नहीं है। एल से लॉस सारे फॉलो किए कि नहीं किए। एम से मॉर्गेज डीड। एन से एनपीए। ओ से ओवरऑल सिस्टम। पी से प्रोविजंस। क्यों नहीं है? रिकॉर्डिंग एंड सैंक्शनिंग रूल्स। परफेक्ट। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना है मुझे? हाँ चलो ये पॉइंट देखो बच्चों, जब भी हम बैंक ऑडिट करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है क्या हम सैंपलिंग फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे हम नॉर्मल ऑडिट में सैंपलिंग करते हैं, क्या बैंक ऑडिट में भी सैंपलिंग करना अलाउ है कि नहीं है। अब वेरी वेरी गुड पॉइंट बच्चों, याद रखना। वो बोलता है जितने भी आपके लार्ज एडवांसेस हैं उसको पूरा चेक करो। भले ही छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को सैंपलिंग किया तो चलेगा, बट लार्ज एडवांसेस को आपको पूरा चेक करना है।
अब क्वेश्चन ये आता है सर लार्ज एडवांस मतलब क्या, इसकी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो बोलता है लार्ज एडवांस मतलब वो एडवांसेस जिसका बैलेंस 2 करोड़ के ऊपर है। रिपीट, ठीक है, वो जिसका बैलेंस 2 करोड़ के ऊपर है, या फिर एक ब्रांच जितना भी, वो ब्रांच जितना भी एडवांस देती है, जितना भी दिया है, वो एडवांस की वैल्यू उसके 5% से ज्यादा है एक साल में। ओके, फिर से बता रहा हूं, या तो वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर है, या फिर वो बैंक की ब्रांच जो है वो जितने भी लोन देती है, टोटल लोन का 5% या उससे ऊपर है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ लार्ज एडवांस। और लार्ज एडवांस तो आपको पूरा चेक करना कंपलसरी है, भले ही बाकी एडवांसेस की आप लोग सैंपलिंग कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस। ठीक है, एडवांसेस में क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, एडवांसेस की सिक्योरिटीज पर हमने देखा, एडवांस को चेक करना हमने देखा। अब एडवांसेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, पहला पॉइंट, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, क्या एंड यूज ऑफ फंड, ठीक है, जो जो आपको बोला गया था कि ये पैसा इस पर्पस के लिए यूज होगा, क्या उसी पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करना है। फिर एडिक्वेट मार्जिन रखा देखा ऊपर से बंद। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज बैंक के ही नाम पे हुई या नहीं हुई। ठीक है, होता क्या है बच्चों, अगर सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं तो कुछ कुछ बैंक के नॉर्म्स होते हैं कि जब तक आपके गिरवी रखा हुआ है तब तक कंडीशनली ये बैंक के नाम से ट्रांसफर कर दो। तो क्या ये सिस्टम मेंटेन हुआ कि नहीं में आप, ठीक है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सिस्टम क्या है, क्या एंड यूज ऑफ मनी चेक करने के लिए सिस्टम फॉलो करते कि नहीं करते हैं। फिर ए से आपका एडिक्वेट मार्जिन उन्होंने रखा कि नहीं रखा, उसका सिस्टम क्या है। आर से रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज। फिर ड्रॉइंग पावर प्रॉपरली कैलकुलेट होता है क्या, और वो अपडेट होता है क्या एवरी मंथ। जितने भी इरेगुलर अकाउंट्स है, टाइमली पैसा नहीं कर रहे, पे कर रहे, क्या वो बैंक के अथॉरिटीज को नोटिस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है उस चीज का। ठीक है, ओनरशिप की बात किया था मैंने, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह ऐसे कुछ सिक्योरिटीज जो है वो बैंक के नाम से हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई वो भी चेक करो। अगर उन्होंने पैसा पे नहीं किया तो भी बैंक के नाम पे ट्रांसफर होता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के प्रोसीजर्स फॉलो हुए कि नहीं हुए। क्या बैंक ऑपरेशंस रिव्यू करता है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, हर अकाउंट को रिव्यू करता है क्या एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। और क्रेडिट वर्दीनेस, मैंने सुनी ईयर एंड बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, जितना एडवांस का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का बैलेंस। और क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बैंक के रूल्स को अभी भी कंप्लाई कर रहा है या नहीं। देखो मैं फिर से बच्चों रिवाइज कराता हूं आपको, ठीक है। यार ये मैराथन्स ना कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा अंदर तक लेके जाओ, अंदर तक लेके जाओ तो भी गलत है, मैराथन्स में ऊपर ऊपर से बताओ तो भी गलत है। तो अभी दीपिका मैम से मेरी वही बात हो रही थी रिसेंटली कि दीपिका मैम को मैंने बोला कि मैम ठीक है, एग्जाम के पहले की जो मैराथन है उसके इसमें क्या करेंगे। तो मैम को वही बोला कि मैम कहीं ना कहीं हमको एक बीच का अप्रोच निकालना पड़ेगा जिसमें हम एक्सप्लेन भी करें बच्चों को, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं, ठीक है। बिकॉज मैराथन से बच्चों अगर एग्जाम के पहले आप मैराथन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा प्री एग्जाम मैराथन मैं और दीपिका मैम मिलकर लेने वाले हैं। एक स्क्रीन में हम लोग साथ में करेंगे, सारे चैप्टर्स जो है हम मिलकर डिवाइड करेंगे और आपके साथ में बारी 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 आके लेंगे, जैसे लास्ट टाइम लिया था हमने। वो बच्चों को बहुत बेनिफिशियल हुआ था, कई बच्चों ने इसका मैसेज किया था कि सर मैराथन बहुत बेनिफिशियल हुए थे। इस बार तो बच्चों हम लोग उससे ऑल टुगेदर एक और लेवल अप लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मैराथन्स में हम ना सिर्फ रिवाइज करने वाले, मैं तो आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट रिवाइज करते 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 रिवीजन के मल्टीपल रिविजन करा के क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको एग्जाम के लिए एक ही चीज से पेपर करा दूंगा पूरा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स और एडवांसेस। एज अ ऑडिटर क्या ये सारे चीजों के लिए सिस्टम बना है कि नहीं बना है, वो हमको चेक करना पड़ता है अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं।
क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिस्टम बना है, एंड यूज ऑफ मनी को चेक करने का सिस्टम बना है, एडिक्वेट मार्जिन रखने का सिस्टम बनता है, क्या सिक्योरिटीज बैंक के नाम पर रजिस्टर करने का सिस्टम बनता है, क्या इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, थोड़ा सा फालतू शॉर्टकट है, डियर DEAR योर डीपी ड्राइंग पावर इज गॉर्जियस, बहुत जबरदस्ती का शॉर्टकट बना है। एनीवेज बच्चों, फिर सर ड्राइंग पावर, जब से बात करें सर ड्राइंग पावर ड्राइंग पावर ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, ड्राइंग पावर मतलब क्या होता है सर? एक कस्टमर को हम कितना लोन दे सकते हैं, या CCOD की बात करें तो CCOD में एक कस्टमर को कितना ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं, उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, क्रेडिट वर्दीनेस कितना है बच्चों, ठीक है, उसका सैंक्शनिंग लिमिट कितना है, दैट इज कॉल्ड एज योर ड्राइंग पावर, क्रेडिट वर्दीनेस बोल सकते हो, योर ड्राइंग पावर। ठीक है, रूल इज ड्राइंग पावर इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, यानी अगर सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ की होंगी तो हमको ड्राइंग पावर देंगे 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, क्यों? ताकि हम मार्जिन मनी भी रख सके, मार्जिन मनी भी रख सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हो? सपोज हम स्टॉक गिरवी रख रहे हैं, आपका स्टॉक गिरवी रख रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक कितने का है, उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, माइनस ऑब्वियसली कितने का आपने पे नहीं किया, अनपेड स्टॉक, माइनस मार्जिन। तो 1 करोड़ का ऐसे स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से आपने खुद ने उसकी 20 लाख रुपए पैसा पे नहीं किया होगा, तो उसको भी काट देते हैं, 80 लाख प्लस मार्जिन रख देंगे 10-20%, बचा हुआ पैसा आपका ड्राइंग पावर है। वही डेटर्स अगर आपने गिरवी रखा हुआ है तो अगेन टोटल डेटर्स माइनस इन एलिजिबल डेटर्स। इन एलिजिबल डेटर्स कौन होते हैं? जिसके बहुत सालों से पैसे नहीं मिले, ठीक है, गारंटी नहीं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस मार्जिन। इस पे भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, राइट? कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बैंक ऑडिटर्स रिपोर्ट। बैंक ऑडिटर्स रिपोर्ट वेरी सिंपल, ठीक है। सो सर बैंक ऑडिट की रिपोर्ट बनाते समय भी हमको SS 700 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, SS 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, 705 आपका मॉडिफाइड रिपोर्ट, EOM पैराग्राफ, ये सारे एसेस यूज करने हैं, सारे एसेस यूज करने हैं। जैसे नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट बनती है अपनी, वैसे ही बच्चों बैंक की भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनेंगी, सारे बेसिक ऑडिट रिपोर्ट वैसे ही रहेंगे, ऐसे 700 के एलिमेंट्स यूज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, राइट? बट ठीक है, एडिशनली यहां पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता, तो पहली बात कर चुका हूं, यहां पे LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी ऐड करने पड़ेंगे, जो आपको RBI को रिपोर्ट करनी पड़ती है। और क्या क्या बताऊं, यहां पे फ्रॉड रिपोर्टिंग भी एप्लीकेबल है, सेम। फिर एडिशनल मैटर्स जो रिपोर्ट करना पड़ता है नेशनलाइज बैंक और सेबी को। अगर आप नेशनलाइज बैंक का ऑडिट कर रहे हो या सेबी का ऑडिट कर रहे हो, तो आपको एडिशनल मैटर्स भी रिपोर्ट करने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या? जो अपने प्रिंसिपल असर्शंस में देखा था वैसा, कि क्या हर एक इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेशन जो आपने लिया वो सेटिस्फैक्टरी थी या नहीं थी, क्या ट्रांजैक्शंस जितने भी बैंक ने किया उनके पावर में है कि नहीं है, ठीक है, जो भी रिटर्न्स मिलते हैं उन्हें वो एडिक्वेट है कि नहीं है, P&L टू एंड फिर भी शो करता है कि नहीं, और एनी अदर मैटर। बैंक्स पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता, ये लिखा हुआ है, उन पे LFAR एप्लीकेबल होता है, बस खत्म। तो बेसिकली मैंने यहां पे आपको ऑडिट रिपोर्ट बता दिया, वो भी ओवरव्यू करा दिया, रिवीजन करा दिया, मैराथन रिविजन में हम लोग ओवरव्यू कराते हैं हर चीजों का, वो भी करा दिया, एडवांसेस पे भी ओवरव्यू करा दिया आपको, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको पढ़नी है, आपके साइड से पढ़नी है बच्चों, ठीक है, वो है ये ऑडिट ऑफ इनकम आइटम्स। इनकम की चीजों को कैसे चेक किया जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे चेक किया जाएगा, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैसे चेक किया जाएगा, प्रोविजंस को कैसे चेक किया जाएगा। ये 4 चीजें बच्चों आप करने वाले हो। सेबी नहीं बेटा, अरियन SBI ही बोला बेटा, सेबी नहीं बोला, SBI बोला मैंने। ओके एवरीवन, ये 4 चीजें आप करोगे, जनरल क्वेश्चन है,
तो मेजरली मैंने आपको एनपीए क्लासिफिकेशन सिखा दिया, एडवांसेस सिखा दिया, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज सिखा दी, लॉस सिखा दिए, ठीक है। कुछ जनरल क्वेश्चंस और रहेंगे बचे हुए, ठीक है, वो आप पढ़ लेना साथ साथ। तो ऐसे हम लोग कंप्लीट करते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ आवर बैंक ऑडिट, राइट। कल मैं कोई सेशन नहीं ले रहा हूं बच्चों, बट थर्सडे को हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करने वाले हैं। ओके एवरीवन, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये रिवाइज करने में चीजों पे। ये नोट्स बच्चों अनअकैडमी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे मैं दे दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, बाकी बच्चों से आप पूछ सकते हो, वो आपको चैनल शेयर कर देंगे लिंक। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। यस, आपका जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक सुपर 50 है, वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर वो भी होने वाला है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।